नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की कक्षाओं क्रम में आज आपके समक्ष उपस्थित है लेक्चर 4। इससे पहले वाले लेक्चर 3 में हमने बात की थी राशियों की। राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है और भौतिक राशियों के वर्गीकरण की हमने बात की कि उनको दो आधारों पर उन्हें वर्गीकृत किया गया था। पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरे आधार की आपसे आज बात होगी दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। देखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं राशियों से वो इसी आधार से आते हैं, सदिश और अदिश से आते हैं। तो सदिश और अदिश राशियों का दो तरीके हैं तैयार करने के। पहला तो ये है कि इनका कॉन्सेप्ट समझिए आप पूरी तरह से कि सदिश क्या है, अदिश क्या है। कुछ सदिश और अदिश के बीच हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये सदिश है तो क्यों है, अदिश है तो क्यों है। और दूसरा तरीका ये है कि इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई जाए जिससे कि आपकी कुछ सदिश और अदिश राशियाँ जो बहुत कॉमन होती हैं वो आपको तैयार रहें। तो एक ऐसा वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें कुछ सदिश और अदिश राशियाँ किसी न किसी एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो ट्रिक होती है ना वो 2-4 राशियों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई राशि आपसे घुमा के आ गई, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ गई, तो आपका सवाल छूट जाएगा। तो इस वीडियो में आप एक प्रॉपर तरीके से एक उसके टेक्निकल तरीके से समझें कि सदिश अदिश क्या है। और एक वीडियो में बाद में जब मुझे लगेगा कुछ बढ़िया ट्रिक तैयार हो गई है, और मैं जल्दी ही तैयार भी करूँगा, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप उन्हें याद कर लेना, तो आपके दोनों तरह से काम हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में समझने की बात करेंगे कि सदिश राशियाँ अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज़ और अदिश राशियाँ अर्थात स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए, सबको पता है कि सदिश राशियाँ वो हैं, देखिए कोई भी राशि है, हर राशि का कोई ना कोई परिमाण तो होता है। परिमाण कहते हैं मैग्नीट्यूड से, परिमाण कहते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि संख्यात्मक मान, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया संख्यात्मक मान, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा लंबाई, तो आपने कहा 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर क्या हो गया, 5 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। तो जितनी भी राशियां हैं, मैंने कहा आपसे विद्युत धारा, तो कोई ना कोई एम्पियर होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो संख्यात्मक मान हो गया। मैंने कहा द्रव्यमान 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो कोई ना कोई संख्यात्मक मान है। उस संख्यात्मक मान को क्या कहा जाता है, परिमाण कहा जाता है, ठीक है ना। और संख्यात्मक मान के साथ साथ कोई ना कोई यूनिट जुड़ी रहती है। मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि भौतिक राशि क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु द्रव्यमान है, मान लीजिए आपके पास आम है और आम है 5 kg, तो 5 संख्यात्मक मान है और kg क्या है, उसकी यूनिट है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया, है ना, कि कितना मैग्नीट्यूड है, आम का कितना मैग्नीट्यूड है, 5 kg। मैंने कहा दूध कितना मैग्नीट्यूड है, आपने कहा 3 लीटर, ठीक है ना। तो ये इसका परिमाण हो गया 3 लीटर, ठीक है ना। तो कोई भी राशि है उसके लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी राशि है, आप चाहे बल ले लें, दाब ले लें, आवेश ले लें, विद्युत धारा ले लें, द्रव्यमान ले लें, आयतन ले लें, क्षेत्रफल ले लें, कोई राशि ले लें, भौतिक राशि, सभी में आपको परिमाण की आवश्यकता तो पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा अर्थात डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है कि ये राशि किस डायरेक्शन में है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, वो कहलाती हैं सदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण अर्थात उनके संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उन्हें कहते हैं हम सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज़। और ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उन्हें कहते हैं अदिश राशियां, ठीक है ना। अदिश अर्थात स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है ना। स्केलर का मतलब है स्केल पे कोई ना कोई वैल्यू है उनकी, एक संख्यात्मक मान दे रखा है स्केल पर, पैमाने पर। इसके अलावा उनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वे क्वांटिटीज़, उनको व्यक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए, तो सदिश राशियाँ। और केवल परिमाण चाहिए अर्थात केवल संख्यात्मक मान चाहिए, उन्हें कहते हैं हम अदिश राशियाँ। देखिएगा, एक और इसमें बात आती है कि सदिश राशियाँ सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। सदिश राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। योग का त्रिभुज नियम भी होता है, चतुर्भुज नियम भी होता है। योग के त्रिभुज नियम की बात भी करेंगे क्या होता है। और अदिश राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सदिश आप कैसे समझेंगे। तो देखिएगा, पहला आपके सामने लिखा हुआ है सदिश राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ यानी कि संख्यात्मक मान के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको दिशा की आवश्यकता भी हो, ठीक है ना, डायरेक्शन भी आपको बताने की आवश्यकता हो।
तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं, ठीक है ना। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। जोड़ का त्रिभुज नियम मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको मैं सबसे आखिर में समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा जोड़ का या योग का त्रिभुज नियम होता क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जाम्पल दे रखा है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि, ये सब कैसी राशियाँ, सदिश राशियाँ हैं। देखिएगा यहाँ मैं इसमें से कुछ को आपको बताऊंगा डिटेल में। बाकी की जो राशियाँ हैं, जैसे बलाघूर्ण है, तो ये बलाघूर्ण वाले चैप्टर में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे कि दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल दूर क्यों लगाए जाते हैं। हम कोणीय वेग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एक बालक मेज पे घूम रहा है तो मेज का कोणीय वेग क्या है ना। या हम क्या करते हैं कि हाथ से एक लट्टू घुमाते हैं तो एक कोणीय पथ पे घूमता है। या अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल की बात करेंगे। तो कुछ राशियां तो उन चैप्टर में आएंगी, तब डिटेल में बात करेंगे। कुछ राशियों की मदद से समझेंगे अभी कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो राशियां यहाँ लिखी हुई हैं, विस्थापन, वेग इत्यादि, ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां क्या करती हैं, योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। इसको सबसे आखिर में समझाऊंगा। अदिश राशियां वे हैं जो केवल और केवल किसकी आवश्यकता है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता है। परिमाण का मतलब है संख्यात्मक मान, ठीक है ना। केवल और केवल संख्यात्मक मान कि कोई राशि कितनी है ना। और संख्यात्मक मान के साथ साथ उसकी यूनिट जोड़ देते हैं बस, लेकिन इन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो अदिश राशियां हैं योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। अदिश राशियां योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती, ठीक है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा इत्यादि। ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। अब देखिएगा सदिश और अदिश में कुछ अंतर समझते हैं। अगर आपको ये समझना है कि इसमें अंतर होता क्या, तो मैं कुछ कंपैरिजन के लिए लेता हूँ कुछ राशियाँ, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये सदिश क्यों है, ये अदिश क्यों है। तो देखिएगा सबसे पहला कंपैरिजन लिखा हुआ है दूरी और विस्थापन के बीच। दूरी और विस्थापन के बीच, ठीक है ना। दूरी जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। और विस्थापन जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब समझिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे दूरी कैसी राशि है, अदिश, और विस्थापन कैसी, सदिश। कैसे, देखिए मान लीजिए आप पॉइंट ए पे थे और पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे गए और फिर पॉइंट सी पे गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर और बी और सी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, ठीक है ना। ए, बी और सी, यानी कि आप ए से आपने यात्रा शुरू की, फिर आप बी पे पहुँचे और बी से इस समय कहाँ हैं आप यहाँ पे हैं, ठीक है ना। इस समय आप यहाँ हैं। अब आपकी दूरी कितनी है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, ए से बी और बी से सी, यानी कि दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी और ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। तो दूरी कितनी होगी, 3 और 4 7 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। दूरी कितनी होगी आपकी 7 किलोमीटर। यानी कि आप जितना भी चल लिए टोटल, आप जितना भी चल लिए सब टोटल जोड़ दिया तो क्या होगी आपकी दूरी होगी। लेकिन अगर बात करें विस्थापन की, तो ध्यान रखिएगा विस्थापन में एक तो दिशा की आवश्यकता होती है कि हमें यह ज्ञात करना होता है कि विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपने पुराने स्थान से कितना वो हटा है। तो विस्थापन में एक तो आवश्यकता होती है दिशा की, और इसके अलावा क्या निकालते हैं, देखिए दूरी में तो हमने निकाला कुल कितनी दूरी तय करी है, कुल कितनी दूरी, अभी कहाँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दूरी निकालने के लिए हमें ये नहीं करना कि अभी उसने कितनी दूरी तय करी ये देखेंगे और अभी कहाँ है ना, ये देखेंगे, और जहाँ तक पहुँचने में उसे पूरा दूरी तय करी है वो काउंट कर लेंगे। लेकिन विस्थापन में हम क्या देखेंगे, विस्थापन में देखेंगे कि प्रारंभिक लोकेशन क्या थी और अंतिम लोकेशन क्या है। विस्थापन निकालने के लिए ये देखेंगे कि चला कहाँ से था और अब कहाँ है, और जहाँ से चला और वहाँ अभी है उन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि किसके बीच, प्रारंभिक बिंदु और किसके बीच, अंतिम बिंदु के बीच। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कैसी डिस्टेंस, मिनिमम, है ना। कैसी, न्यूनतम दूरी, हिंदी में कहेंगे न्यूनतम दूरी, इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही है ना, कम से कम दूरी। अब देखिएगा कम से कम दूरी क्या हो जाएगी, सीधी यहाँ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये तो कम से कम नहीं है ना, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी कैसी कम से कम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा ना। यानी कि प्रारंभिक बिंदु, शुरू यहाँ से किया थी यात्रा,
फिर बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, और ए और सी के बीच की जो कम से कम दूरी है वो यही तो होगी ना सीधे सीधे। तो ये दूरी क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी विस्थापन। ठीक है ना, क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो देखो आप सबने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये एक ट्राइंगल बन गया है। ट्राइंगल में क्या होता है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वर्ग कितना हो गया 3 तिया 9, और इसका वर्ग कितना हो गया 4 प्लस 4 4 छक 16। ठीक है ना, ये 3 है तो इसका वर्ग 9 हो गया। बी सी कितना है 4, तो इसका वर्ग 16 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। यानी कि आपकी विस्थापन कितना आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। अब विस्थापन का मतलब क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। और दूरी का मतलब क्या था कि जितना चल लिया है टोटल, जितना चल लिया है टोटल, यहाँ से वहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकाला जाएगा, दूरी कहलाएगी। अब विस्थापन में एक चीज़ और याद रखनी है, विस्थापन में हमें क्या करना होता है, विस्थापन में दिशा और दिखानी है हमें। ठीक है, क्या दिखानी है, दिशा दिखानी है। कैसे दिखाते हैं दिशा, अब देखिएगा, यहाँ से चला और यहाँ गया और यहाँ है। ठीक है ना, ए से चला, बी पे चला, सी पे। अब हम यहाँ लिख नहीं रहे 3 किलोमीटर चाके, क्योंकि हमने निकाल लिया ये 5 किलोमीटर विस्थापन है। अब ये देखा जाएगा कि विस्थापन में हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे 5 किलोमीटर, विस्थापन में हम इसकी दिशा भी लिखेंगे कि ये अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दिशा कैसे निकालते हैं देखिएगा, ये आपका जहाँ से चला उसी जगह के बिंदु से आप ऐसे करके लाइन बना लीजिए, ऐसे करके। ठीक है ना, जहाँ चला वहीं पे आप ये प्लस बना लीजिए। ठीक है ना, जहाँ चला, ये बीच में आएगा नहीं आएगा, जहाँ चला है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आगे देखेंगे तो उत्तर और पूर्व, और इधर देखेंगे पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। यानी कि जहाँ चला वहाँ आपने प्लस का चिन्ह बना लिया। ऐसे प्रश्न आपको सीटेट वगैरह में काफ़ी आते हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, आगे ईस्ट, पीछे वेस्ट। अब ये है कहाँ, यहाँ है ना, इस जगह लोकेशन इसकी यहाँ है ना। तो काय के बीच में है, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो दिशा क्या हो गई इसकी, उत्तर पूर्व। तो विस्थापन में क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने दूरी निकाली ए बी सी, तो हमने टोटल जोड़ दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि किस दिशा में कहाँ है। लेकिन विस्थापन निकाला तो सबसे पहले ये देखा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे कम से कम दूरी कितनी है ना। तो कम से कम दूरी ही क्या कहलाएगा, विस्थापन। और विस्थापन के साथ हमें लिखना होता है कि ये प्रारंभिक बिंदु, अगर ऐसे करेंगे तो ये वाली दिशा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो क्या हो जाएगी आपकी ये दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व। तो विस्थापन में आपको दिशा दिखानी पड़ेगी। देखिएगा एक और समझिए आप एग्जाम्पल इसी का, यानी कि दूरी के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं थी। मान लीजिए कोई बंदा ए पॉइंट से चला और बी पे आया, फिर सी पे आया, और फिर वो लौट के फिर बी पे आ गया। ठीक है ना, फिर कहाँ आ गया, बी पे आ गया। यानी कि पहले गया बी पे, फिर गया सी पे, और फिर लौट के आ गया बी पे आ गया। ए और बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, बी और सी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या निकालना है, यहाँ से ए से चला था, कहाँ बी पे आया, फिर सी पे गया, लौट के कहाँ गया, अभी कहाँ पे है, ये ए पे है। ठीक है ना, अभी ये ए पे है। ठीक, चलिए अब आप देखेंगे दूरी, तो दूरी में हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना कितना चल लिया, अभी कहाँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी हो, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है दूरी में कि कितनी दूरी चल ली। तो पहले ए से बी पे गया तो 4 किलोमीटर, फिर बी से सी पे गया तो 6 किलोमीटर, और फिर सी से वापस बी पे आया तो 6 किलोमीटर। 6 6 12 4 16 किलोमीटर ये चल लिया। तो दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। दूरी में आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे यही पूछे विस्थापन कितना है। ठीक है ना, विस्थापन कितना है। तो विस्थापन आप क्या देखेंगे, प्रारंभिक बिंदु ए, अब कहाँ है वो, बी पे है ना, और ए और बी के बीच दूरी कम से कम यही हो सकती है। दूरी में तो हमने ये देखा कि ए पे गया बी, और बी से गया सी, और सी से गया फिर आया बी पे, हमने सब जोड़ दिया, और सब जोड़ दिया। इसका मतलब क्या, दूरी आ गई 16 किलोमीटर। 4 और 6 10 और 6 16। लेकिन विस्थापन में ये देखेंगे अभी कहाँ है, मतलब अभी किस जगह है और चला कहाँ से था। तो चला ए पे से था और अभी कहाँ है, बी पे। तो दोनों के बीच की जो कम से कम दूरी है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 4 किलोमीटर। लेकिन बताना पड़ेगा किधर, तो किधर है, पूरब में है कि नहीं है। जहाँ से चला था वहाँ से ऐसे बना दो, जहाँ से चला था वहाँ से ऐसे बना दो। तो ये दिशा अभी इसी पट्टी पे ही है ना, तो क्या कहलाएगा, 4 किलोमीटर पूर्व। यानी कि विस्थापन में आपको दिशा बताने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना,
तो आप समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन के बीच अंतर। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जिनको दिक्कत है फिजिक्स में या बेसिक में। मान लीजिए ए से चला, बी पे गया, सी पे गया, लौट के आया किस पे, फिर बी पे आ गया, फिर लौट के ए पे आ गया। ये 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, दोनों 4 किलोमीटर है, ठीक है ना। ए और बी के बीच की दूरी भी 4 और बी से सी की दूरी भी 4। तो देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, पहले 4 गया, फिर 4 गया तो 8, फिर वापस आया 4, 12, फिर वापस आया तो कितनी होगी 16 किलोमीटर। जबकि आ वहीं गया जहाँ से चला था, ये आ वहीं गया जहाँ से चला था। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या करेंगे, कहाँ था, ए पे, और चलने के बाद भी कहाँ आ गया, ए पे। और ए से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। ए से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। यानी कि दूरी तो 16 किलोमीटर है, क्योंकि दूरी में फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कहाँ है और पहले कहाँ था। दूरी में तो सिर्फ आप ये जोड़ लो भैया चल कितना लिया। लेकिन विस्थापन में आपको ये देखना है कि अब कहाँ है और पहले कहाँ था, दोनों के बीच की दूरी। तो अभी भी ए पे ही है और चला भी ए से ही था, तो दूरी 0 हो गई। मान लो कि जो ए से बी पे चलता, बी से सी पे चलता, सी से फिर बी पे आता, बी से फिर ए पे आता और ये इधर आ जाता, यहाँ पे डी पे आ जाता मान लो, और डी होता 2 किलोमीटर, इधर होता ए से इधर। तो दूरी 4, 4 8, 4 12, 4 16, 2 18 हो जाती। दूरी कितनी हो जाती है अब, 18, क्योंकि 4 ऐसे चल लिया, फिर 4 चल लिया, फिर वापसी में 8 चल लिया और 2 इधर चला गया। लेकिन विस्थापन क्या निकालते, अब ए है, चला ए से था, अब कहाँ पे, डी पे है, और इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होता, 2 किलोमीटर। लेकिन दिशा क्या होती, दिशा ए ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके, तो पीछे है ना, तो दिशा कौन सी आ रही है, पश्चिम आ रही है, तो किस दिशा में होता, पश्चिम दिशा में होता। तो दूरी आपकी देख रहे हैं, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं है, जबकि किसमें, विस्थापन में दिशा की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे चाल की बात करें, चाल आदेश है, तो चाल में क्या निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिएगा कुल दूरी निकालेंगे तो आदेश है और समय भी आदेश है। और वेग की बात करेंगे तो वेग, वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और जब विस्थापन की बात आएगी तो क्या हो जाएगी, विस्थापन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, उस समय पे दिशा लिखनी पड़ेगी ना विस्थापन के लिए, और दिशा लिखनी पड़ेगी तो वेग की भी दिशा होगी नहीं होगी। यानी कि चाल निकाली तो हमने दूरी का प्रयोग किया, और दूरी का प्रयोग किया तो हमें दिशा के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वेग का हमने प्रयोग किया तो वेग में विस्थापन का प्रयोग करना पड़ा, और विस्थापन का मतलब क्या हो गया आपका, दिशा का प्रयोग करना पड़ेगा। और दिशा का प्रयोग करेंगे तो वेग कैसी राशि हो जाएगी, आपकी सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है ना। तो चाल और वेग में से वेग सदिश हो गई। अब एक और देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान जिसे कहते हैं मास, और एक होता है भार जिसे कहते हैं वेट, ठीक है ना। द्रव्यमान और भार, ठीक है। मास एम से दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं। देखिएगा द्रव्यमान, पहली बात तो एक मूल राशि है, मूल राशि है, ठीक है ना। और मूल राशि का मतलब क्या हो गया आपका, इसका मात्रक मान लीजिए किलोग्राम है। अब आपके सामने कोई वस्तु है, मैंने कहा आपके पास ये पानी की बोतल है और या कोई ठोस टुकड़ा है ये, और इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान जो 1 किलोग्राम है, इसके लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, ठीक। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान तो किसी भी दिशा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा किसी भी दिशा में हो सकता है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम भार की बात करते हैं, भार, तो ध्यान रखिएगा, भार जो होता है, पहली चीज़ तो आप समझिएगा भार होता क्या है, भार होता क्यों है। क्या हमारा जो भार यहाँ पे है वो हर जगह होगा, क्या हम यहाँ पे जितना भारी है, जितना वजन हमारा है, हालांकि भार का जो इकाई होता है वो होता है आपका न्यूटन, ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे चैप्टर में न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का यहाँ पे है, क्या वो पूरी पृथ्वी 50 न्यूटन का होगा या चंद्रमा 50 न्यूटन का होगा। ये प्रश्न तो आपने पढ़ा होगा ना कि चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, यांत्रिकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। लेकिन क्या भार सब जगह एक सा हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज़, भार होता क्या है, भार होता क्या है। देखिएगा भार का अनुभव हमें क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ तो मैं पृथ्वी पर एक बल लगा रहा हूँ और पृथ्वी बदले मुझे एक बल लगा रही है ना। मैं पृथ्वी पर बल लगा रहा हूँ, खड़ा हूँ ऊपर। मान लीजिए कि अगर मैं किसी कागज़ के टुकड़े पे अगर पेपर वेट रख दूँ तो पेपर वेट उससे बल लगा के दबा लेता है ना, यानी कि पेपर जो है वो पेपर वेट की वजह से बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ तो पृथ्वी मुझ पर भी तो बल लगाएगी, तो उसी बल का अनुभव मुझे हो रहा है ना। उस बल का अनुभव हो रहा है, वही भार है, क्योंकि बल और भार एक ही चीज़ होती है।
बल की इकाई भी न्यूटन और भार की इकाई भी न्यूटन। डिटेल में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। तो भार का अनुभव पहली चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जिस सतह पे खड़ा हूँ वो सतह भी मुझ पर उतना बल लगा रही है। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता ही है कि मैंने उस पर बल लगाया सतह पे, उसने मुझ पर लगाया। अब ये जो बल लगा रही है वो होता कितना है? ये फॉर्मूला क्या होता है भार का? W बराबर mg। W बराबर mg। अगर आप भार निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? m का मतलब क्या है आपका? द्रव्यमान, मास, और g का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। g का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं, इसमें g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ड्राइव करेंगे जब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, भार निकालने के लिए, W निकालने के लिए m, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो भी है m, चाहे वो 10 किलोग्राम का है चाहे 50 किलोग्राम का है, गुणा g का मान। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर g का मान कितना लगाएंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है कि पृथ्वी पे आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी और वो नीचे आ जाती है। क्यों आती है? पृथ्वी में कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण का बल है। और गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से कोई वस्तु पृथ्वी पर नीचे गिर रही होती है तो उसके वेग में निरंतर क्या होता है? बदलाव होता रहता है। तो वेग में जो बदलाव है वही त्वरण कहलाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किसकी वजह से है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है? किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। और जब वो वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है तो उसका वेग क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। जितनी पृथ्वी के पास आएगी वो चीज़ तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसके वेग में त्वरण बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि वेग में वृद्धि हो जाएगी, और वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं। तो उस त्वरण की दिशा क्या होगी? नीचे होगी ना। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ होगी? नीचे होगी ना। तो जो आपका जो भार है, जिसके अंदर हमने द्रव्यमान में गुणा किया, किसका गुणा किया? हमने गुणा किया पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या है? नीचे। तो भार हमें हमेशा कहाँ पता लगता है? नीचे पता लगता है ना। कभी आपने देखा हमें भार ऊपर की तरफ एहसास हो रहा हो? हम खड़े होते तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ हमारा भार है कुछ। अदरवाइज कभी आपने देखा है कि हमें अपना भार ऊपर महसूस हो रहा हो या इधर महसूस हो रहा हो या महसूस नहीं हो रहा हो? तो वो अलग बात है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करता। तो हो सकता है आपको भार महसूस ना हो रहा हो। कई दफ़े ऐसा होता है, जैसे लिफ्ट में हम जाते हैं तब ऐसा होता है, पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर में। लेकिन जब भी हमें भार का अनुभव होगा तो भार का अनुभव किधर होगा? नीचे की ओर होगा ना। तो नीचे का ओर मतलब एक दिशा हो गई ना उसकी, तो भार की दिशा हो गई ना। तो द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं थी, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान, इस मार्कर में जितना भी द्रव्य लगा हुआ है, जितना भी पदार्थ लगा हुआ है, उसका मान कभी चेंज नहीं होगा। चाहे इसे चंद्रमा पे ले जाओ, चाहे किसी और ग्रह पे ले जाओ, या पृथ्वी पे कहीं भी ले जाओ, इसमें जो द्रव्य लगा है, इसमें जो मटेरियल लगा है, उसका मान कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका भार देख रहे हैं तो इसका भार अलग अलग जगह अलग अलग हो जाएगा। अगर आप चंद्रमा पे ले गए तो इसका भार 1/6 हो जाएगा, किसी और ग्रह पे ले गए तो और कम ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तो इसका भार भी कम लगेगा आपको, और गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा हो जाएगा तो इसका भार भी आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन भार लगेगा किधर? नीचे की ओर। दिशा है ना भार की। तो कैसा हो गया? द्रव्यमान अदिश हो गया और भार कैसा हो गया? सदिश हो गया, ठीक है ना। चलिएगा, देखिए त्वरण की बात हम करेंगे, इस चैप्टर में नहीं कर रहे, अगले में करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी व्याख्या देनी पड़ेगी जब मैं आपको मात्रक समझाऊंगा। अगले वीडियो में आपको मात्रक इत्यादि मिल जाएंगे। तो देखा आपने, सदिश जरूरत है किसकी? परिमाण की भी, यानी कि संख्यात्मक मान तो चाहिए ही चाहिए और दिशा भी चाहिए, है ना। और इसके अलावा बात करेंगे अदिश की, तो दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए समय है, समय अदिश है, तो क्या लिखते हैं? समय इस दिशा में नहीं लिखते ना। आयतन है, आयतन तो आयतन है, क्षेत्रफल है ना, दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बात करें वेग की बात करें, विस्थापन की बात करें, भार की बात करें, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि विस्थापन किस दिशा में, कि जहाँ से चलाता है उससे किधर है, अभी कितनी दूर है, प्लस कहाँ है, उससे पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, दिशा बतानी पड़ेगी आपको। विस्थापन है वेग, और वेग में चूंकि विस्थापन का प्रयोग हो रहा है तो बताना पड़ेगा वेग किस दिशा में है। इसके अलावा भार, तो भार हमेशा नीचे की ओर होता है। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमेशा परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? उनके लिए दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। बाकी की राशियों की बात करेंगे, देखिएगा, जैसे बल, संवेग, आवेग, बलागुण, यहाँ बात नहीं करूँगा, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा।
चूँकि आगे के जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे इनमें से एक एक राशि आती जाएगी, हर एक राशि पे एक चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहले उस राशि को पढ़ेंगे और राशि को पढ़ने के बाद फिर हम उसकी बात कर लेंगे सदिश सदिश क्यों हैं। तो अभी आप बेसिक समझ लीजिए, 2-4 राशि आप याद कर लीजिए, एक और वीडियो बना दूंगा अलग से जिसमें कुछ ट्रिक रहेंगी। अब देखिएगा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सदिश राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। तो आप देखिएगा योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, ठीक देखिएगा। योग के त्रिभुज नियम में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो, यदि दो सदिश राशियों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, देखिएगा एक त्रिभुज है आपके सामने, ठीक है ना, त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, यदि दो सदिश राशियों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं, संलग्न का मतलब है जो आपस में एक दूसरे से अटैच हों, ये दोनों, तो त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में अटैच होती है, कोई बात नहीं है, संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही दिशा में प्रदर्शित किया जाए। परिमाण और दिशा में, मान लीजिए एक राशि आपके सामने ये है, इसे हम A से करेंगे और सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लगा होता है, एक एरो लगा होता है, और दूसरी राशि हमने B ली और B को यहाँ दिखा, इसकी दिशा भी एक ही है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो राशियाँ हैं और दोनों राशियाँ दोनों ऐसी भुजाओं से हैं जो दोनों भुजाएं आपस में कनेक्ट हैं। तो A B से कनेक्ट है और AB और BC आपस में कनेक्ट हैं, तो कैसी भुजाएं हो गई हैं, संलग्न भुजाएं हो गई। एक भुजा पे AB पे पहली राशि A है और दूसरी भुजा BC पे एक सदिश राशि क्या है, B है, और दोनों की दिशा एक सी है, इसकी भी दिशा और इसकी भी दिशा एक सी है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, दोबारा समझिए स्टेटमेंट, यदि दो सदिश राशियों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही दिशा में, परिमाण और काय के द्वारा, दिशा के द्वारा एक ही दिशा में, तो इसकी दिशा भी इधर है और इसकी दिशा भी इधर है, प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी रिजल्टेंट, परिणामी, और ध्यान रखना परिमाण अलग है परिणामी अलग है, परिणामी का मतलब उनका रिजल्टेंट, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होगा परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, यानी कि इन दोनों का AB और BC का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन कैसे क्रम में, विपरीत क्रम में, है ना। कैसे कि इनका दिशा एक की इधर और एक की दिशा इधर, यानी कि दोनों की दिशा एक ही है, ये भी इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी भुजा से होगा, तीसरी भुजा से होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा अपोजिट होगी। अगर अपोजिट ना होती तो दिशा कैसे होती उसकी दिशा ऐसे होती, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन चूंकि ये क्या है, योग का त्रिभुज नियम है, तो दो सदिश राशियां जब दोनों भुजाओं से दिखाई जा रही हैं, दोनों की दिशा एक ही है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का A और B का, वो कौन सा होगा, तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, और उसकी दिशा क्या होगी, इन दोनों के विपरीत होगी। इसे हम R से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, काय दिखा रहे हैं, R से। तो क्या निकल के आएगा, AC, ये AC है बराबर AB, ठीक है, एरो लगा दें क्योंकि ये सदिश राशि है, प्लस BC, सही है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ AC क्या है आपका, AC क्या है, R, ठीक है ना, R बराबर क्या हो जाएगा, A, ठीक, और क्या हो जाएगा, B, ठीक है। और ध्यान रखना इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही क्या है आपका योग का त्रिभुज नियम है। सदिश राशियाँ इस योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं और अदिश राशियाँ योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दिशा तो होती है, लेकिन चूँकि वो इस नियम का पालन नहीं करती इसलिए अदिश में आती हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका विद्युत धारा है। विद्युत धारा की दिशा तो होती है, पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, विद्युत धारा की क्या दिशा होगी, लेकिन विद्युत धारा की दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा काय में आती है, अदिश में आती है, क्योंकि विद्युत धारा इस नियम का पालन नहीं करती। तो हम इसे विद्युत धारा के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ सदिश और अदिश समझ में आया होगा, कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे राशियों के मात्रकों की बात करेंगे, मात्रकों के साथ राशियों की विमाओं की बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर वो चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स पाने के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, है ना, फ्री PDF आपको मिल जाएगी। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पहला मापन का, देखिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, बड़े वीडियो बनाऊँगा तो बहुत समस्या होगी। कुछ बच्चों ने कहा भी कि सर 35-40 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बनाएं। और इसके बाद फिर जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मापन का, तो इस पर आधारित सभी प्रश्नों की श्रृंखला को मैं यहाँ एक वीडियो के रूप में बनाऊंगा और उन प्रश्नों की भी आपको एक PDF उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आप अगर जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको आराम से आपका काम हो जाए, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। और दूसरे चैप्टर के बाद कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में,
कुछ है ना संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, उन न्यूमेरिकल को भी हम यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।